जा रही है, आप उस चीज़ को नोट कर रहे हैं, तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये आपके लिए अहम है। और फिर आपको ये दिखाया भी जा रहा है कि अगर ये शख्स कर सकता है तो ये आपके लिए भी पॉसिबल है। इट्स ऑल अबाउट स्विचिंग दैट पर्सपेक्टिव। ये सोचना कि इसको मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा, इसके बजाय ये सोचिए कि अगर इस शख्स को मिल सकता है, अगर इसको सच्ची मोहब्बत मिल सकती है, बहुत सारा पैसा मिल सकता है, शोहरत मिल सकती है, दौलत मिल सकती है, या कोई और नेमत से कुदरत इसको नवाज सकती है, सो दैट मीन्स कि ये पॉसिबल है। तो जितने लोग ये कहते हैं ना कि खुशकिस्मती कुछ नहीं होती, सच्ची मोहब्बत कुछ नहीं होती, कोई इंसान रातों रात अमीर नहीं हो सकता, ये वो तमाम बातों को निगेट करता है। व्हेन इट इज़ पॉसिबल फॉर अनदर पर्सन, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। सो इस पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कीजिए। आज के शो में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम ये भी कि अगर आप किसी भी चीज़ की चाहत रखते हैं, आरजू रखते हैं, तो उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं। हमारा दिल चाहता है कि बस झटपट से ये हो जाए, मैंने मांगा है, मैंने चाहा है, कोई अलादीन का जिन हमारे सामने हो जो हमारे लिए फ़ौरन इन चीज़ों को हाजिर कर दें। लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप ये भी देखिए कि कितनी चीज़ें, कितने मौके आपके सामने आते हैं जो आपको पता होता है कि एक महीने बाद एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है जो कि ड्यू है, या फिर एक महीने बाद कोई और काम होने वाला है। वी डोंट पुट इन द हार्ड वर्क। हम समझते हैं ये काम तो मैं एक रात में कर लूँगा। तो जिस शख्स ने अगर एक महीना उस पर मेहनत की है और जिसने रातों रात प्रेजेंटेशन बना के ये समझा है कि वो दूसरों को बेवकूफ़ बना लेगा, आउटपुट में ज़रा सा तो फ़र्क होगा। तो हम क्यों है lastminute.com और आखिरी वक्त तक हम क्यों इंतज़ार करते रहते हैं किसी मौजज़े का, इस पर बात करेंगे आज हमारे बिग डिस्कशन में, जो कि होगा 10 बजे। लेकिन अभी एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आया है जी, और लगभग ऐसा लगता है कि डिमांड रातों रात ख़त्म हो गई है, क्योंकि द अमाउंट हैज़ रियली स्काई रॉकेटेड। यानी अगर आप एक नई गाड़ी की कीमत को देखें, इस वक्त बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली जो कंपनीज हैं, उन्होंने अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्शंस में रद्दोबदल लेके आए हैं। उनको लगता है कि डिमांड घट जाएगी, ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। और अगर आप एक नई सवारी के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं तो आज के प्रोग्राम में आपके लिए है एक ज़बरदस्त न्यूज़। और ख़ास तौर पे अगर आप अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं और उसकी सही कीमत लगाने के लिए आप परेशान रहते हैं, तो आज के प्रोग्राम में है आपके लिए गुड न्यूज़। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आके आपको ये गुड न्यूज़ क्या है, किस तरह आप अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर आपने सुना होगा चलती का नाम गाड़ी, लेकिन कभी कभार हम गाड़ियों के साथ इतनी बदसलूकी करते हैं कि बेचारी का हशर नशर कर देते हैं। और फिर अगर आपने ये सेकंड हैंड गाड़ी वाकई मार्केट में बेचनी है तो आपके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। अगर हम पाकिस्तानी मार्केट को देखें तो 4 गुना बड़ा बिजनेस नज़र आएगा आपको यूज्ड कार की सेलिंग का, और ये पूरी दुनिया में यही हाल है जहाँ पे कंपेटिटिव मार्केट्स होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में बिलखुसूस आपके लिए बड़ा तकलीफ दे अमल है, क्योंकि किस तरह आपकी गाड़ी की जो मार्केट वर्थ है उसका अंदाज़ा लगाया जाए। क्या उसकी वजह उसका डैमेज है, माइलेज है, किस मेक की गाड़ी है, क्या चीज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और फिर सबसे बढ़कर ये कि ग्राहक को कहाँ ढूंढा जाए। अगर आपने बैंक से फाइनेंसिंग करानी है, कई दफ़ा वो भी आपको ऑफर कर रहे होते हैं कि यूज्ड गाड़ी दे के नई गाड़ी को इशू करवा लीजिए, या फिर दूसरी तरफ आप OLX पे या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाके उसके बारे में लिख सकते हैं, और फिर अल्लाह खैर से अल्लाह के आपको कोई ग्राहक मिले। इसके अलावा संडे फेयर्स तरह की भी जगहें होती हैं जहाँ पे आप अपनी यूज़ गाड़ी को ले जा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स के बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो एक नया स्टार्टअप जो कि C2B काम कर रहा है, बेसिकली आप ले जा सकते हैं अपनी यूज्ड गाड़ी को यहाँ पे, और आप एयर कंडीशन माहौल में बैठिए और गाड़ी का तकरीबन एक तरह से समझिए कि एक्सरे होगा। उसको उनके माहिरीन जो हैं उसको जाँचेंगे, देखेंगे उसकी मेक, उसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं, अगर आपने किसी चीज़ को रिप्लेस करवाया है, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपकी गाड़ी की वर्थ क्या है या मार्केट वैल्यू क्या है। और ये सिर्फ बताया नहीं जाएगा, यू हैव एन ऑफर विच इज़ राइट देयर
यानी अगर आप चाहें तो अगले 45 मिनट आपको एक चेक मिल सकता है और आपकी सेकेंड हैंड गाड़ी फौरी तौर पे बिक चुकी है। ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वावा कार्स और इस वक्त ये लॉन्च हो चुका है कराची में। ऑफ कोर्स दे हैव प्लान्स टू गो ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन कराची से जो शुरुआत की है और ये बिजनेस मॉडल क्या है इसके बारे में जानने के लिए आज इसके CEO जनाब मुजाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद। Thank you so much for making time and it's a great concept. I know that आप लोगों ने इसको टर्की में भी लॉन्च किया है and now this has come to Pakistan. What has been the response so far? So the response has been incredible. टर्की जैसे आपने कहा कि हमने टर्की में भी लॉन्च किया। टर्की में हमने almost 8-9 months ago लॉन्च किया था and the response has been phenomenal. Basically हम लोग we are not able to open centers fast enough. Right. We are growing much faster than what we had anticipated. कराची में भी हमने January 6 को अपना पहला सेंटर लॉन्च किया। We wanted to start with Karachi because Karachi is the heart and the hub of Pakistan. It's the gateway to Pakistan. थोड़ा सा मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको वावा कार्स के बारे में भी बता दूं। So Wawa Cars is a multinational company headquartered out of London. First market was Turkey, second market is Pakistan. And basically we're on a quest to build the most trusted used car trading platform in the world. यानी इस वक्त हमारे पास, जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि पेन पॉइंट यही है कि लोगों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि रिस्पांस की आपने बात की, मार्केट वैल्यू की अगर करते हैं 2 लाख अगर नई गाड़ियां बिकती हैं तो आपने कहा सालाना तकरीबन 8 से 10 लाख यूज्ड कार्स को रीसेल किया जाता है। आपके पास गाड़ी लाने के लिए कोई ब्रैकेट है, यानी मेक कम से कम 2008 की या 2010 की होनी चाहिए या एनी कंडीशंस दैट यू पुट? जी, so देखिए फिलहाल the only condition we have is that it should be 2011 and beyond. बाकी make model we're open to any make model that comes in, and the process is very simple. Right, so it's just a 3-step process. You go online, आप अपनी एक ऑनलाइन गाड़ी की वैल्यूएशन करवाते हैं, आपको एक ऑनलाइन इंडिकेटिव वैल्यू मिलती है कि आपकी गाड़ी जनरली इतने इस वैल्यू की होगी। उसके बाद you book an appointment, you come to our center and within 45 minutes you get your car inspected and get an offer. Right. That's the business model in a nutshell. अच्छा, जो आपने कहा कि लोगों का पेन पॉइंट है, यानी आमतौर पे जब आप ग्राहक की तलाश करते हैं, बायर की तलाश करते हैं अपनी यूज्ड गाड़ी के लिए, कीमत पे समझौता करना या अंडरस्टैंड करना, एक ऑफर होती है, फिर आपकी अपनी डिमांड होती है। अभी आपके प्लेटफॉर्म के बगैर मार्केट में ये अमल कैसे हो रहा है? अभी देखें there is no uniform platform available. आप क्लासिफाइड्स की तरफ जाते हैं या प्रिंट या ऑनलाइन, और उसके अंदर C2C डीलिंग हो रही होती है। दूसरा पेन पॉइंट ये है कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है प्राइसेस की। तो देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर मेकिंग इंडिविजुअल डिसीजंस अबाउट कि उनकी गाड़ी की वर्थ क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से पूछ के कुछ मार्केट इंटेलिजेंस लेके, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सही है या गलत है। और फिर अफसोस भी होता है जब बेच लेते हैं गाड़ी, पता है गाड़ी फिर सोचते हैं शायद कम में बेच दी। जी बिल्कुल। और एक्चुअली होता ये है कि नॉर्मली जो हमने बिकॉज वी आर अ डेटा ड्रिवन कंपनी, सो वी डिड अ लॉट ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च। सो व्हाट वी सॉ वाज कि जब आप गाड़ी बेचने जाते हैं इनिशियली, और जो प्राइस आप रखते हैं अपनी गाड़ी की या जो आप सेट करते हैं उससे आप 25 to 30% कम पे इवेंचुअली बेचते हैं, या जो उसकी रियल वैल्यू होती है उसके अंदर 20-25% कम वेरिएंस होती है। नाउ दैट डजंट अप्लाई टू एवरीबडी। सम पीपल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ मच देयर कार इज वर्थ एंड सो दे सेल इट क्लोजर टू देयर डिमांड। देन कभी कभार ये रिवर्स में भी जाता है, समटाइम्स यू अंडर वैल्यू योर कार। आप कभी कभार अपनी गाड़ी की कीमत कम लगाते हैं बिकॉज अगेन एनेक्डोटल बेसिस के ऊपर आप अपनी गाड़ी की कीमत लगा रहे हैं। आपको सुनाई बात फलाने ने होंडा बेची थी तो इतने में बिकी थी। और इसमें टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है मुझे, बिकॉज रिसेंटली वी सी अ लॉट ऑफ पीपल रीलोकेटिंग। अगर आप कराची छोड़ के दूसरे शहर जा रहे हैं या मुल्क छोड़ के कहीं और सेटल हो रहे हैं, आपको अपने ये वर्दी एसेट्स को एंड ऑल्सो फॉर द रीसेल वैल्यू, आपको हो सकता है कैश की फौरन जरूरत पड़ जाए, कोई घर में इमरजेंसी हो जाए और आपको वो एसेट बेचना लगे, तो टाइम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपके पास आकर, क्योंकि आपने जैसे कहा कि 45 मिनट्स में इंस्पेक्शन भी हो जाता है, ऑफर भी हो जाती है, चेक आपके पास अवेलेबल होता है, अगर किसी को जल्दी हो तो क्या आप कीमत कम तो नहीं लगाते? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। हमारा दिस प्रोसेस इज द सेम फॉर एवरीवन, रिगार्डलेस कि आपकी क्या टाइम की रिक्वायरमेंट है या आपकी क्या नीड है। बेसिकली लाइक आई सेड द प्रोसेस फिनिशेस इन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के बाद हम आपको ऑन द स्पॉट, अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करते हैं
So we will make you a token payment, and we'll make a payment within 24 to 48 hours. और वो जो 24 to 48 hours है, they're not for the payment, they're for the verification of the documents of the vehicle. Because आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे vehicles जो हैं वो उनकी documents कुछ fake documents पे चल रही होती हैं गाड़ियाँ, कुछ open letters पे चल रही होती हैं. So we have to make sure that the car is legitimate, and because we have to do everything that above board, and make sure कि उसके सारे taxes paid हैं, वो रजिस्टर्ड प्रॉपरली है और वो नेक्स्ट ओनरशिप पे ताकि इजीली ट्रांसफर हो सके. सो व्हाट हैपेंस टू द टोकन मनी? अगर बसूरत दीगर कोई ऐसा शख्स आपके पास आया जो चोरी की गाड़ी आपको बेचना चाहता है और आपने उसको टोकन मनी दे दिया और उसके पेपर्स जब तक वेरीफाई हो रहे हैं, वो पैसे तो डूब नहीं जाएंगे मुजाहिद? नहीं, सो एक्चुअली इनिशियल वेरिफिकेशन तो हम उसी वक्त कर लेते हैं ऑन द स्पॉट, जब आपने अपॉइंटमेंट बुक किया. जी, व्हेन यू कम इन फॉर द अपॉइंटमेंट, सो व्हाइल योर कार इज बीइंग इंस्पेक्टेड, वेरिफिकेशन तो ऑन द स्पॉट हो जाती है. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी वो डेटाबेस या ऑनलाइन मैनेजमेंट ऑफ व्हीकल डेटाबेस ऐसा नहीं है कि हम इंस्टेंट वेरिफिकेशन कर सकें. वेरिफिकेशन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. सो वन इज़ जस्ट एन ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो कि आप फ़ौरन कर सकते हैं ETO की वेबसाइट से. बट देन देयर इज़ अ फर्दर वेरिफिकेशन ऑफ द फाइल इटसेल्फ. राइट. उसकी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है. मुझे ये बताइए कि मेरे पास अभी ट्विटर पे आप लोगों के लिए एक सवाल आया है. पूछा ये गया है कि अच्छा जी, ये तो समझ आ गया कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ये जो गाड़ियों की इन्वेंट्री, ये फ्लीट जो आपके पास डेवलप होगी, इसका आप क्या करेंगे? So basically हमारे partners हैं, so we're basically going to partner with dealers and other businesses that want to acquire fleets and acquire vehicles. So हम जब ये गाड़ी we're going to buy these vehicles, they're going to have detailed inspection reports behind them, and they're going to meet a certain criteria. So Wawa cars की जो inspected गाड़ी होगी, that will be a trustworthy car that people will be able to buy without having to go through this process all over again. So जो और ड्यू डिलिजेंस का जो काम है वो सारा हम कर रहे हैं. राइट. सो जो ये काम जो डीलर्स या जो और कंपनीज जो फ्लीट्स बाय कर रही हैं या जो यूज्ड गाड़ियां ले रही हैं, जो उनको काम करना पड़ा था वो हम कर रहे हैं. सो दे कैन कम टू अस विद ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी एंड नो के जो गाड़ी वावा कार्स ने ली है वो दैट विल बी एक तो वो बिल्कुल लीगल होगी गाड़ी, उसका पेपर वर्क इन ऑर्डर होगा और उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट विल बी 100% ट्रांसपेरेंट. आपसे इंडिविजुअल्स गाड़ी नहीं खरीद सकते, डीलर्स आपसे गाड़ी खरीद सकते हैं. डीलर्स एंड अदर कॉर्पोरेट्स can buy vehicles from us because we are a C2B business. Right. And one of the reasons for this also is कि जब आप as a consumer if you go to a dealer, it's luck of the draw, right? And you know, a lot of people must be wondering कि कोई लोग इसमें कमीशन बनाते हैं, कोई मेंबरशिप फी करनी पड़ती है. तो अगर अपनी गाड़ी को लेकर वावा कार से अपॉइंटमेंट बुक कराना है, उसको इंस्पेक्ट कराना है, उसके लिए are there any hidden charges? No, there are zero hidden charges. No charges. There are no charges at all. The online evaluation is free, the inspection is free, the offer is free, and you have no obligation to accept the offer. And the offer is good for 7 days, by the way. So you have 7 days to think about it. ठीक है. और 7 दिन के बाद वो ऑफर एक्सपायर हो जाएगी? जी, then we will do yes, it'll expire in the sense that we'll inspect your vehicle again. ठीक है. तो फिर आपको दोबारा इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. जो ऑफर आपको मिलती है वो 7 दिन तक वैलिड होती है. लेकिन मेरे कुछ सवालात ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए. अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि कीमतें डॉलर वैल्यू की वजह से आसमान को छू रही हैं, आपकी क्या फोरकास्ट एंड प्रेडिक्शन है फॉर न्यू कार्स? शुड पीपल बी इन्वेस्टिंग इन कार्स राइट नाउ, या आप अपनी जो पुरानी अगर गाड़ी है, अगर उसमें लाइफ अच्छी है, वो अच्छी मेंटेन्ड है, उसी को लेकर चलें? लोगों के लिए क्या मशवरा होगा आपका? देखिए, दिस इज पर्सनल डिसीजन, बट न्यू कार प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट. And I think इसकी basis के ऊपर है, and this is what we feel is that the ratio of used cars to new cars will keep increasing. We're already at 4 or 5x. Yes. This is going to keep increasing as we move forward. जैसे जैसे new cars out of reach होती जाएंगी. In terms of taking care of your vehicle, by the way, this is a long-term benefit of business models such as these. Because ऐसे ऐसे इसका standard बनता जाएगा और लोगों को ये and people start to realize that their cars are going to be valued on a certain standard and on an inspection protocol, they will start taking better care of their vehicles as well. Yes. Because the more you put into your vehicle, the more it will give back to you when you are ready to sell it. अच्छा, लेकिन less is more as well. एक बड़ा important सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ यंगस्टर्स जब गाड़ी खरीदते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है खरीदी गाड़ी थी, अब इसको स्पेस शटल बना दें. So there's a lot of addition that comes in. पीछे कोई अजीब सी चीज़ लग जाती है, फिर वूफर्स, एम्पलीफायर्स, अजीब और गरीब किस्म के व्हील कैप्स लगते हैं. अब तो एक नया फैशन है कि उसके ऊपर पूरी प्रिंटिंग होती है. क्या ये गाड़ी की वर्थ से, यानी does it minus things from it? It doesn't minus, but you don't get anything when you go and sell it in the market. You don't get the premium for it unless, again, now if you go on a platform, आपको उसकी नहीं मिलेगी. Now, unless you go to somebody who has the same interests and would want
that car to look the way that you made it look, फिर वो आपको शायद उसका प्रीमियम दे दे। लेकिन जनरली होता ये है कि मार्केट में भी जब आप जाते हैं तो आपको जो अंडरलाइंग गाड़ी है उसके पैसे मिलते हैं। यू डोंट गेट पेड फॉर ऑल द एड-ऑन्स दैट यू डू। ठीक है, समटाइम्स यू डू if they are improving the performance, if they are improving the overall usability of the vehicle, then yes, you might be able to. लेकिन generally just for cosmetic changes आपको नहीं मिलता। And any key trends you see in the market, यानी आपको नजर आ रहा है, जैसे हमने ये साल 2000 जब चेंज हुआ था तो हमने देखा कि नई आई थी तो कई हाउस होल्ड में मल्टीपल गाड़ियों का फैशन आ गया था। मे बी देयर 5 people in the house and you suddenly became a 2 or 3 vehicle household। इस वक्त हम किस तरफ को जा रहे हैं? देखिए इस वक्त एक तो vehicles पाकिस्तान में I don't think they're going to decrease, but there is a trend with all these carpooling and you know there are new companies like Airlift, Careem, Uber, you know that they are coming in, and I think that's a positive trend। इसकी वजह से थोड़ा सा pressure of having that extra vehicle शायद थोड़ा सा कम हो जाए, and people will be able to you know survive on one vehicle and per not household. compromise on their mobility। Yes, right? exactly। Thank you so much Mujahid for being here। Thank and you for what having it has really done is कि हमारी बहुत सारी insight हमें मिली है। There's a new service available if you want to resell your car or at least get it evaluated कि उसकी market worth क्या है। आप वावा कार्स पे अपना appointment book करवा सकते हैं, inspect करा सकते हैं, and you also get an offer which is valid for 7 days। I think that's great news। इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन सारी दुनिया का फोकस अपनी अपनी इकोनॉमी पे होता है सो दैट देयर पॉपुलेशंस एंड देयर सोसाइटी कैन बी सर्व बेटर। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की मईशत पे नज़र डालते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हुकूमत वक्त के सामने हैं। महंगाई बढ़ रही है, डॉलर रेट अब कुछ जाके मुस्तहकम हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ टैक्स कलेक्शंस को बढ़ाना, रेमिटेंसेस को यकीनी बनाना, ये सारे वो चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर तमाम ही कमेटी सर जोड़ कर बैठी हैं। इस सारे इक्वेशन में हम टेक्नोलॉजी को माइनस नहीं कर सकते, और हाल ही में हमने देखा कि ई कॉमर्स की एक नेशनल काउंसिल भी बनी है जिसको बराह रास्त रिपोर्ट करती है ये काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसी कमेटी का, इसी काउंसिल का हिस्सा है बदर खुशनूर, जो कि आईटी की दुनिया में यू नो हिम वेरी वेल, ही इज बिन रिलेटेड टू अ नंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और खुद भी एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं। तो जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है ई कॉमर्स के हवाले से, इसी ने इनकी पोजीशन को इन द काउंसिल यकीनी बनाया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बदर। थैंक यू सो मच बदर फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहला आपसे सवाल यही करना चाहूंगी कि ये जो नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल है इसका क्या फोकस है एंड व्हाट आर द एरियाज जिसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करके प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रही है और स्ट्रैटेजी बना रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जो नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल है ये एक नेक्स्ट स्टेप है एज अ फॉलो अप आफ्टर नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी। ये पॉलिसी की रिक्वायरमेंट थी कि जैसी पॉलिसी अप्रूव होगी, जो कि अक्टूबर 2019 में अप्रूव हुई, तो उसके फॉलो अप में नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल बनाई गई है, जो कि लीड कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, एडवाइज़र जो हैं रज़ाक दाऊद साहब, एंड इज़ बीइंग रिपोर्टेड टू द प्राइम मिनिस्टर। सो साल में 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है उन चीज़ों पे जिससे कि ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने बिजनेसेस हैं उनको कैसे हम फ़ायदा दे सकते हैं। उसमें बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों, सरकारी इदारे भी हैं, प्राइवेट भी हैं। फॉर एग्जांपल आपके हुकूमत पाकिस्तान में टैक्स के इदारे हैं, फिर आपका स्टेट बैंक है, फिर आपके लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो पाकिस्तान पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। सो बेशुमार ऐसे इदारे हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि इम्पैक्ट या किसी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। कस्टम्स हो गया, जिन्होंने ई कॉमर्स में आपको फैसिलिटेट करना है। सो ई कॉमर्स काउंसिल का मकसद ये है कि इन सब चीज़ों को फास्ट ट्रैक किया जाए, जल्दी रिजॉल्व किया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स ग्रो करनी है हमने और डोमेस्टिक कॉमर्स को किक स्टार्ट करना है थ्रू डिजिटल इकोनॉमी, वो हम कर सकें। So that is really a big task and a big scope of work that you have before you। और जिस तरह आपने इशारा किया कि इसके 2 पहलू हो सकते हैं, there is of course the domestic part of it and cross border, यानी internationally पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो और anything that uses e-commerce, उसको वायबल बनाना। ज़रा डोमेस्टिक
डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं इस वक्त? अगर हम देखें इवन प्रोविंशियली, अगर हम फुली ई कॉमर्स पे या टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो एस्टिमेट्स शुड हैव बिकम ईजियर, लेकिन जब कुछ अशिया खुर्दनोश का इस वक्त हम देख सकते हैं जैसे बहरान पैदा हुआ, आटे की कमी, गंदम की कमी, तो ये सब हमें पॉइंट आउट करता है कि बेटर मेजर्स आर नीडेड। आप किस तरफ देख रहे हैं हमारी लोकल कॉमर्स को, हमारे डोमेस्टिक ट्रेड को ई कॉमर्स के जरिए उसका फ़ायदा उठाते हुए? जी बिल्कुल। सो लास्ट ईयर, पिछले साल हमारे जो कैलेंडर ईयर था उसमें तकरीबन 96 बिलियन रुपए की, 96 बिलियन रुपए की हमारी डोमेस्टिक कॉमर्स जो स्टेट बैंक ने एस्टिमेट किया उनकी रिपोर्ट में वो हुई है। इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें या इन्फॉर्मेशन ये है कि जितनी हम ऑनलाइन बाइंग करते हैं सर्विसेज की या प्रोडक्ट्स की, जब आप करीम या ऊबर भी ऑर्डर करते हैं तो वो भी एक ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, बिकॉज आप डिस्कवर कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं चीज़ वो ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, और फिर आप चाहे कैश में पैसे दें या क्रेडिट कार्ड के थ्रू दें, वो आपकी दूसरी ऑप्शन है। सो डोमेस्टिक कॉमर्स में आपने देखना है कि तकरीबन 10 से 15% जो है वो कैश ऑन, वो ऑनलाइन पेमेंट है, बाकी 85 से 90% जो है वो कैश ऑन डिलीवरी है। सो ऑनलाइन पेमेंट्स अभी कम है, ट्रेंड ग्रो कर रहा है मगर बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर डोमेस्टिक कॉमर्स इज ग्रोइंग, और प्रॉब्ली मेरे ख्याल में रिटेल में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी में ई कॉमर्स ही है पाकिस्तान में। पता बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह बढ़ावा मिला है बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, न्यू बिजनेसेस को कि वो ई कॉमर्स का फ़ायदा उठा सकें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट भी मौजूद है, एक दो राय मौजूद है कि ई कॉमर्स को हम सिर्फ ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप उससे कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं वो आपके पास आती है, 90% ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश बेस्ड हैं। अभी भी आप प्लास्टिक मनी को या ऑनलाइन ट्रांसफर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए काउंसिल और हुकूमत क्या सोच रही है? पूरी दुनिया में कैशलेस इकोनॉमीज की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि हमारा जो एतमाद है कैश के एक्चुअल एक्सचेंज पे, उसमें कोई कमी या कोई तब्दीली नहीं आ रही। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो ई कॉमर्स काउंसिल यही एग्जैक्ट काम कर रही है कि हम ये सब रिकमेंडेशंस प्राइवेट सेक्टर से कलेक्ट कर रहे हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनके रेलिवेंट लॉज को एनालाइज करते हैं मिनिस्ट्री के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम बहुत प्रोग्रेसिव है इस मामले में, एक एक चीज़ को एक एक रेलिवेंट अथॉरिटी के साथ हम कर रहे हैं, और फिर हम वो रिकमेंडेशंस लेकर जाते हैं उन डिपार्टमेंट्स के पास, और फिर हम हर 6 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करनी है। हमने एक दफ़ा हम कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट रिपोर्टिंग पे जाएंगे कि हमने क्या प्रोग्रेस हो गई। तो इस एम्बेड को पूरा कंप्लीट करने के लिए, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंप्लीटली कैशलेस होने के लिए आपकी क्या फोरकास्ट है? हाउ विल वी मूव टुवर्ड्स इट, और ये कब तक मुमकिन होगा? जी, वो मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो डिजिटल पेमेंट्स वाला एक हमारा चैलेंज है, उसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा इस वक्त सिर्फ 20 से 22% पाकिस्तान की जो आबादी है वो बैंक्ड है, यानी कि उनके पास बैंक का अकाउंट है। उनमें से फर्दर थोड़े लोग हैं जो कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या जिसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और असल मसला यही है इस वक्त कि हमने पेमेंट्स को कैसे ऑनलाइन लाना है। एक तो ऑफकोर्स उसमें कुछ टेक्निकल चैलेंजेस हैं जो कि स्टेट बैंक इस वक्त एड्रेस कर रहा है, बट मेरे ख्याल में वहाँ बहुत सारे साइकोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा फेयर फैक्टर है, लोगों को डर है कि अगर हमने बैंकिंग की तो टैक्स अथॉरिटीज़ हमें एकदम जो है पकड़ने आ जाएंगी। एक ये बहुत बड़ा फेयर है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट नहीं करते अपने ट्रांजैक्शंस को। दूसरा लोगों के फेयर ये भी है कि इसमें रिलीजियस फैक्टर क्या है क्या नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। सो मेरे ख्याल में जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है वो उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाई, मगर जितनी फिनटेक्स हैं जिनको हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज कहते हैं, और उसके लिए नई रेगुलेशंस बनी है स्टेट बैंक की तरफ से, आई थिंक वो फिनटेक्स जो हैं अब अपना अपना एरिया या नीश पकड़ के इन चीज़ों को डिजिटाइज करेंगे। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सबका इसी वक्त यही है कि डिजिटाइज करना इकोनॉमी को, ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो सके, और स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन और अब जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो हम ग्रो कर सकें। मगर बिल्कुल आपकी बात सही है, हम इसी तरफ ही हमारा मकसद है ग्रो करने का, और ई कॉमर्स एक उसमें से एक एलिमेंट है जो उसको हेल्प कर रहा है। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं डोमेस्टिक के बाद क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स की, और उसके अंदर शायद कई लोगों को नहीं पता कि नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे लिए ज़र मुबादला कमा रही है वो हमारी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन उसमें भी हम देख सकते हैं कि कई मार्केट्स की, खुसूसन अगर यूरोप की बात की जाए, हमें एक्सेस नहीं है। इस एक्सेस को कैसे यकीनी बनाएगी, उसके लिए भी काउंसिल कुछ काम कर रही है? इसमें भी दो एंगल हैं, एक एंगल है प्रोडक्ट्स का और एक सर्विसेज का। मैं पहले आपको सर्विसेज का बता दूं, जो हम आईटी सर्विसेज, आईटी एक्सपोर्ट्स है। अगर आप अभी जो नया डेटा आया स्टेट बैंक का, अगर आप हमारे जो फिस्कल ईयर के पहले 6 महीने की रिपोर्ट देखें
तो हम 25% एक्सपोर्ट्स आईटी की ग्रो किए हैं, आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की। और ये अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखें तो ये बाकी सारी एक्सपोर्ट से 8 टाइम्स यानी 800% ज्यादा हैं। सो एक पहली बात, हमारी एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही हैं, बट बिल्कुल यूरोप में कुछ ऐसी रेगुलेशंस हैं जो हमें अभी कंप्लायंट होने की जरूरत है, उस पर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी काम कर रही है। स्पेशली डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं जो कि यूरोप ने रिसेंटली अपने GDPR रेगुलेशंस लॉन्च किए थे ताकि डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए। सो अगर हम उन चीज़ों को कंप्लायंट हो रहे हैं तो हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स यूरोप में भी बेहतर हो सकती हैं। अभी जो मोस्टली हम करते हैं ये हम US और बाकी और रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में हमारी एक्सपोर्ट होती है। ये सर्विसेज की बात थी। जहाँ तक प्रोडक्ट की बात आई तो एक आप बहुत ज़्यादा मिथ हम सुनते हैं कि पेपैल नहीं आएगा तो ई-कॉमर्स नहीं होगी। वो डोमेस्टिक के लिए ज़रूरी नहीं है। डोमेस्टिक में हमारे पास लोकल पेमेंट गेटवेज भी अवेलेबल हैं और कैश का भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, मगर लोकल पेमेंट गेटवेज अच्छे हैं और भी आ रहे हैं। मगर जो इंटरनेशनल है उसके लिए हमें पेपैल इसलिए ज़रूरी है कि जिन बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फुटफॉल है, जहाँ ट्रैफिक है, जहाँ आप जाके अपनी चीज़ को दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आएगी और वो खरीद सकेगी, वो पेपैल इनेबल्ड है। सो हमें इसलिए पेपैल को अब पाकिस्तान के मर्चेंट्स के लिए इनेबल करवाना है। मुझे ये बताइए कि पेमरा ने हाल ही में एक मेरे ख्याल में एडवाइस दी है, एक फीडबैक दिया है कि जितने भी आपके यूट्यूबर्स टिकटॉक पे या फिर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा और एक लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ेगी। इसकी वजह से काफ़ी खलबली मची हुई है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स में, बिकॉज ये उनके लिए अच्छा एक जरिया है माश था। वो मोनेटाइज कर रहे थे अपने चैनल्स को। उसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है और क्या इसको सपोर्ट करेगी ई-कॉमर्स नेशनल काउंसिल? जी बिल्कुल, मैंने अपनी कंसल्टिंग गूगल के दौरान वो वाला टाइम भी देखा है। अब 3 साल यूट्यूब बंद हुआ तो आई बीन पार्ट ऑफ दैट जर्नी। इसमें भी 2 एंगल से हमें देखने की ज़रूरत है। एक एंगल जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बिल्कुल भी इस तरह की कोई रेगुलेशन की बात नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली वो एक बेसिक ह्यूमन राइट है जहाँ के आपको अगर एक टूल मिला है और आप अपनी वॉइस रेज करना चाहते हैं फॉर अ कॉज, तो उसके ऊपर किसी किस्म की ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और वो हमें फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ग्लोबल, उनको फॉलो करना चाहिए। तो अगर कोई अपनी किसी किस्म की भी बात करना चाहता है बगैर पैसे कमाए वहाँ से उस तरह से, तो उसके ऊपर इशू नहीं होना चाहिए। जहाँ तक वहाँ से पैसे कमाने का ताल्लुक है, जो लोग कमर्शियल काम कर रहे हैं और कंटेंट क्रिएट करके मोनेटाइज कर रहे हैं, यानी कि पैसे कमाना चाहते हैं अपने कंटेंट से, उनके बारे में मेरे ख्याल में अभी एक बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इमर्जिंग एरिया है। हुकूमत को उसको बंद करने के बजाय या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बजाय फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का जरिया बन सकता है कि कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज कंटेंट इज अ किंग और ओरिजिनल कंटेंट की बहुत पावर है। जो हमने आप देख रहे हैं, हमने टिकटॉक, यूट्यूब के चैनल्स, मतलब आप ये देखें कि अभी पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने खास सिर्फ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मीटिंग भी की है और मैंने भी कल परसों भी एक और जगह ये बात कर रहा था कि आप एक पिछले लिटरली पिछले इलेक्शंस फेसबुक होते थे, लोगों ने ये बड़ा मशहूर किया था और अब आप देखें इस इलेक्शन में वो रियल प्राइम मिनिस्टर बने, बिकॉज डिजिटल मीडिया की पावर बहुत स्ट्रांग है। सो कंटेंट बहुत पावरफुल है। मेरे ख्याल में इसको एक और चीज़ जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेटर्स को देखने की, कि डिजिटल मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया की तरह, ब्रॉडकास्ट मीडिया की तरह एक एडिटर को या एक वेबसाइट को बंद करके नहीं कंट्रोल में आ सकता। ये डेमोक्रेटाइज्ड है। अब हर कोई डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी है और कंज्यूमर भी है। आप उनको बंद नहीं कर सकते, आपको उनको फैसिलिटेट करना है, उनको एजुकेट करना है कि सही कंटेंट क्रिएट करें। हाँ, ऑफ कोर्स सर्टेन लेवल ऑफ क्राइम कंट्रोल ज़रूरी है, उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है, ताकि हम जो एक सर्टेन बेसिक एथिक्स और लॉज हैं उनकी कंप्लायंस होनी ज़रूरी है। उसके लिए मेरे ख्याल में बेहतर तरीके लाए जा सकते हैं। पेमरा को रिकमेंडेशन यही होगी कि सिविल सोसाइटी को और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके उनकी कंसल्टेशन के साथ एक बेहतर और पॉजिटिव आई थिंक कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाई जाएं, ताकि हम सब उसका फ़ायदा ले सकें, हुकूमत को भी फ़ायदा हो, जो पैसे आ रहे हैं बाहर से और उन पे आई थिंक। मगर प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी को मिला के इकट्ठे कंसल्टेशन में, जिस तरह की ई-कॉमर्स पॉलिसी के ऊपर काम किया जा रहा है इस वक्त, इसी तरह पेमरा भी काम कर सकता है इस चीज़ के ऊपर। Well, thank you so much, Badr, for being here with us. और यकीन एंड टेक्नोलॉजी इज एन इक्वलाइजर, जो नॉन ट्रेडिशनली हम समझते थे कि शायद हमें एक्सेस नहीं मिल सकता कुछ एरियाज का, इट विल डेफिनेटली, बट वी हैव टू बी रोबस्ट। और मेरे ख्याल में एज ऑफ येस्टरडे कई चीज़ें हमें कर लेनी चाहिए थी, मगर फिर भी देर आए दुरुस्त आए। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा। आज का हमारा टॉपिक है जी, हम में से कितने लोग हैं जो lastminute.com है, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का इतना शदीद शिकार कि जब तक वाकई सर पे आन नहीं पड़ती उस वक्त तक हम वो काम करने के लिए रजामंद ही नहीं है। मिसाल के तौर पे जब आपके कवायफ कहीं पे दरकार होते हैं, उससे 2 रोज़ कबल आप सोचते हैं कि जी अब ये जाके बनवा ही लेने चाहिए, चाहे वो आपका ड्राइवर्स लाइसेंस हो, चाहे वो आपका CNIC हो। बार बार हुकूमत कह कह के थक गई कि अगर आप 18 साल के हो गए हैं, पहली दफ़ा शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं तो इसके बहुत सारे फ़वायद हैं, और ये पहली दफ़ा तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन फिर भी हम बनवाते ही नहीं। दूसरी तरफ अगर आप बात करें, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, या फिर गैस का बिल हो, उसके लिए भी हम डेडलाइन से एक दिन पहले एक लंबी कतार में खड़े होना पसंद करते हैं, और बार बार ये कहते हैं कि जी अब देखें आज ना किया तो शायद बिजली कट ना जाए या अगली दफ़ा लेट चार्जेस लग के ना आ जाए। वाई आर वी सो बैड विद मैनेजमेंट, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट? ये हमारा आज का सवाल होगा, और अक्सर शिकायत भी बुजुर्गों की यही होती है। घर में हर बच्चा माँ बाप से इसी बात पे डांट खाता है कि देखिए जी कब से तुम्हें कहा था, 2 हफ्ते पहले कहा था ये काम करने का, हम तुमने अभी तक नहीं किया। और इसकी बहुत सारी आपको रिप्रेजेंटेशंस मिलेंगी, चाहे वो आपकी ईद की शॉपिंग हो, बकरा ईद से पहले बकरे की खरीदारी हो, हर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हम आखिरी मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये क्यों करते हैं? इसमें कोई ख़ास हमारी पर्सनालिटी टाइप है? किस वजह से इन डिसीजंस को डिले किया जाता है, और इससे हमारी पर्सनालिटी पे क्या असरात पड़ रहे हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। ज़बरदस्त पैनल है जी, अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बताएगा, और जो इनके तजुर्बे हुए हैं इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस में, उसके बारे में भी हम पता करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद है पैनल, सबसे पहले उनका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ हैं जी समद हक, हु इज़ अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। बहुत बहुत शुक्रिया समद फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती है मल्टी टैलेंटेड पर्सन, यू मस्ट हैव सीन हर एवटार ऑन सोशल मीडिया। अभी बल्कि कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही थी तो हम ऑफलाइन भी इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। शी हैज़ कम इनटू दिस एवटार ऑफ पटोली, और ये बड़े ज़बरदस्त कॉमिक कैरेक्टर्स को लेके आती हैं आपके सामने, जो हमारी आम जिंदगी में हमारे सामने होते हैं। शी इज़ ऑल्सो फैशन डिज़ाइनर। हमारे साथ मौजूद हैं फराह फारूकी। थैंक यू फराह फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी हैव एन एंटरप्रेन्योर एंड अ स्पीकर, समबडी हु अगेन हैज़ द पल्स ऑफ द यंग पीपल विद हर। हमारे साथ हैं जी युसरा कैसर। थैंक यू युसरा फॉर बीइंग हियर। समद, आपको क्या लगता है जो लोग चीज़ों को डिले करते हैं, कोई ख़ास किस्म की पर्सनैलिटी होती है, सुस्त होते हैं लोग, क्या होता है इनके साथ मसला? तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को वो अपनी चीज़ें प्रायोरिटी में करना चाहते हैं, सही, और कुछ लोग ज़रा थोड़ा केयरलेस होकर करना चाहते हैं। हम डिसीजन मेकिंग पे जब आते हैं तो हम बात करते हैं कि वो राइट डिसीजन निकलती है जिसकी सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास हो, और अगर आप एंड टाइम पे कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो उसकी आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, एक और वो चीज़ है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ में दूसरी चीज़ें डाली हुई हैं, और आपने केयरलेसली उसको छोड़ा कि इसकी एक ड्यू डेट है, फॉर एग्जांपल जिसने आपने मेंशन किया, तो हम उस दिन भर लेंगे। लेकिन हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि उस दिन उस ड्यू डेट के टाइम हो सकता है कोई और चीज़ निकल आए। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। यानी आप देखें कि यही अगर ख़वातीन की तैयारी की बात की जाए, रमज़ान में पहला दूसरा रोज़ा नहीं होता कि वो परेशान होना शुरू कर देती हैं कि ईद पे क्या जोड़ा पहनना है। एटलीस्ट दे विल स्टार्ट फ्रेटिंग इफ़ नॉट शॉपिंग। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं बकरा ख़रीदने की या कोई और काम की जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता ना, आप वो डिले करते हैं। ये सच है? बिल्कुल सच है। अगेन प्रायोरिटीज़, कि आपको पता है कि एक टाइम फ्रेम से आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो, तो आप उसको उतना ही डिले करके लेके चलोगे। राइट। कुछ लोगों के लिए वो डिसीजंस फ्रूटफुल हो जाती हैं, कुछ लोग को वो डिसीजंस रिग्रेटफुल हो जाती हैं। सो ये दोनों तरह के हमारे पास पर्सनालिटीज़ हैं। फरा, आप कौन सी चीज़ होती है ना, एक तो होता है इंटरेस्ट ना होना, एक होता है एक्चुअली झुंझुलाहट होना किसी चीज़ से। जिस तरह अगर मुझे बचपन में कोई कहता था चाय बना दो, तो मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती थी इतना डिले करो कि वो अगला कहे नहीं भी नहीं भाई। तो आप मुझे बताएं, ऐसा आपके पास कोई काम है जो आप हद्दुल इम्कान डिले करती हैं? आई थिंक मैं कोई काम हद्दुल इम्कान कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी कर सकूँ हो सके, बिकॉज मैं अपने सर से उतारना चाहती हूँ। लाइक आई वांट टू गेट इट डन विद एज आप बहादुर हैं, आप कहते हैं कल भी इसका सामना करना है, आज ही कर लो। So might as well just do it right now. But then I know a lot of people who take time thinking, deciding on things, and they literally take their time. उनको जब तक आप इवन इफ लाइक आप उनको बार बार बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे करने पे ये हो जाएगा, तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, बट दे टेक देयर टाइम, उसका पूरा वक्त गुजारते हैं। एंड इट आई थिंक इट हैज़ अ लॉट टू डू विद टाइम मैनेजमेंट। उनके दिमाग में वो स्लॉट है ही नहीं। अच्छा, इज इट जेंडर स्पेसिफिक? दूसरा ये मेरा आपसे सवाल होगा कि आपको लगता है कि ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा ऑन टाइम होती हैं, ऑन डेट होती हैं? आप क्लास में देखें ना, कोई कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, लड़कियां असाइनमेंट पहले करके रखे, वो जी टीचर ने 2 हफ्ते बाद मांगा है, वो कल ही आके लग के उन्होंने एक साइड पे कर लिया। ऑन द अदर हैंड मेन टेंड टू डिले। ये बात सच है?
आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से दोनों इक्वली हैं। हाँ। मतलब आई हैव, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी सिस्टर है वो बहुत डिले करती हैं काम को। मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़, मतलब अगर कल शादी में जाना तो आज सारी चीज़ें रेडी रखी हुई हों। हाँ। आई डोंट वांट कि कुछ पैनिक मचे या कोई प्रॉब्लम हो या सडन मुझे हो कि मेरे पास ये नहीं है। तो मेरे ख्याल से जेंडर इशू नहीं है, ये हमारी, मतलब हम लोग भी ऑल आर लेजी। अच्छा, मुझे लगता है कई चीज़ें रूटीन में भी आ जाती हैं। लाइक मिसाल के तौर पे आप देखें कि बच्चा अगर उसका इंटरेस्ट है, वो नया नया स्कूल जाना शुरू करता है, समझिए सो एक्साइटेड, रात को बैग भी पैक करेगा, अगले दिन का टाइम टेबल भी देखेगा। लेकिन जैसे जैसे आप क्लास 6, 7, 8 में जाते हैं, एंड इट जस्ट बिकम्स रूटीन एंड इट बिकम्स बोरिंग एंड यू बीइंग पुश्ड टू स्टडी मोर, तो वो इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिर सुबह आप मैले कपड़ों में से निकाल के मोजे पहनते हैं, ओ आपने पता नहीं शर्ट टाई कहाँ फेंकी हुई है, उसको निकाला पहन लिया, एंड वी बिकम, बाहर वैन का हॉर्न बज रहा है और आप तैयार हो रहे हैं। मैं एग्री करूंगा युस्सा से जो उन्होंने कहा कि एक रूटीन में आपका चीज़ें सेटल हो गई हैं। सही। इनिशियली जब रूटीन शोने लगी तो आपको उस चीज़ की एक्साइटमेंट है, नया था, बिल्कुल नया है, आपको उस चीज़ से खुशी मिल रही है। सो देयर इज अ सर्टेन लिमिट ऑफ डोपामिन किक इन योर ब्रेन, एक केमिकल के आपको उस चीज़ की एक्साइटमेंट है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप जब उस रूटीन में एक समा गए हो तो फिर समथिंग एल्स एक्साइटिंग नीड्स टू हैपन। नॉवेल्टी नहीं है ना, जैसे जैसे अगर इसको रिलेशनशिप्स में देखा जाए, नई नई मंगनी हुई है, कहीं बात पक्की हुई है, ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, आप भी पहुंचने से 15 मिनट पहले पहुंच गए हैं, ये शो करना कि जी मेरे तो जो ससुर है ना, वो उनका ताल्लुक आर्मी से, वो टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप कहते हैं अभी, अरे भाई अभी तो 11:15 ही हुए हैं ना, चले जाएंगे लंच पे, क्या हुआ है, उठ जाऊंगा। फरा ये चीज़ें पेन पॉइंट भी बनती हैं, ख़ास तौर पे अगर दो लोगों का मिजाज बहुत मुख्तलिफ हो। खातून चाहती है कि हर चीज़ बहुत टाइम पे हो, उनके जो शौहर हैं वो हर चीज़ को डिले करते हैं। ऐसे लोगों का साथ में निभाना कितना मुश्किल है। काफी मुश्किल होता है। They're poles apart. Like my parents, it was the same case. My dad wanted to be the first man to stand at the wedding and say कि मैं पहुंच चुका हूँ, like I've kind of like marked my place कि मैं पहले आके बैठा। But usually women take time and they believe कि भाई हमें पता है कि eventually पाकिस्तान में शादियाँ तो आनी 10:30, 11:30 के बाद बारात में आनी है। So I think वो एक मर्द और औरत का, जैसे आपने कहा कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से वो टाइम और इस तरह की तमाम चीज़ों को आई थिंक वो ज़रा डिफरेंट तरीके से नजरों से देखते हैं। अच्छा, फिर आंटीज बेचारी कंप्लेन करती नजर आती, इन्होंने इतना शोर मचा के हमें 10 बजे ले आए, उस वक्त सिर्फ हम थे और वेटर थे, वहाँ कोई भी नहीं था। ये अक्सर होता है। अच्छा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ में ये lastminute.com कितनी मुश्किल या अजियत क्रिएट करता है, प्लीज़ बताइए। एक ना एक ख़ानदान में शख्स ऐसा ज़रूर होता है, ऐसे मामू होते हैं या चाचू होते हैं जिनसे सब डरते हैं, जिनकी वजह से सब हाई अलर्ट पे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि उन्होंने देखो इतना जल्दी करा लिया। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स है जो लास्ट मिनट के बजाय बहुत जल्दी काम करने को प्रेफर करता है? हमारे यहाँ सभी ऐसे हैं, वी ऑल आर के मतलब पहले करके रख लें। हाँ, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि आपके मदर फादर कैसे हैं। मेरे अम्मी अबू दोनों ही जल्दी हर चीज़ को लेके कि पहले से करके रख लो, परेशानी ना हो बाद में। क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे भी यही होता है कि मेरे पार्सल्स पहले से रेडी हो जाएं, तो मुझे राइडर का मुंह ना देखना पड़े। सही। तो अपने बच्चे के साथ और हर चीज़ को मैनेज, मतलब मुझे ऐसे ही करना पड़ता है कि मुझे कोई परेशानी ना हो। सो हाउ डू यू कोप विद पीपल? जैसे अभी हमने ये तो इस्टेब्लिश किया कि अगर दो लोगों का मिजाज इन डेडलाइंस को लेकर, चीज़ों को करने को, टाइम मैनेजमेंट को लेकर मुख्तलिफ है, तो साथ में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ, इफ़ अ कपल कम्स टू यू फॉर काउंसलिंग सेइंग कि ओके दिस पर्सन इज़ ऑलवेज हाई प्रेशर, हाई अलर्ट, कि ये चीज़ फॉलन कर लो, ये भी तो स्ट्रेस कॉज करती है ना, ख़वातीन के लिए भी मर्दों के लिए भी। क्या आप उनको मशवरा देते? बिकॉज देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ रोक टोक नैगिंग, यानी अब क्योंकि वो तो अपनी मर्जी से काम को डिले कर रहे हैं हफ्ता, लेकिन उस हफ्ते तक खातून का रिकॉर्ड बज रहा है रोज, किया काम, वो क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस आपके क्वेश्चन से मुझे एक हमारी कोलीग है, नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकता, तो वो और उनके हस्बैंड का भी एक इसी तरह का ताल्लुक है। और यकीन करें उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि वो भी अलग एयरपोर्ट के फ्लाइट एक ही होती है, लेकिन वो भी अलग जाती हैं और वो भी अलग जाती हैं। Really? तो दिस इज द एक्सटेंट टू विच दिस हैपेंस एज वेल। और वो अलग गाड़ी पे जा रहे हैं, वो अलग गाड़ी पे जा रहे हैं, फ्लाइट एक ही है। फ्लाइट एक ही तो है। स्ट्रेस होता है। जब हमारे पास आते हैं लोग या मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। देन अगेन आइडेंटिफाई अपने प्रॉब्लम। मशवरा क्या होता है? मशवरा ये होता है कि ऑब्वियसली ताली दो हाथ से नहीं है, सो बोथ पार्टीज नीड टू सिट डाउन, टॉक अबाउट इट कि देखा ये मेरी एक जोन है, ये मेरी एक जोन है, वी रिस्पेक्ट ईच अदर जोन, हमें है रिस्पेक्ट, ठीक है ना, लेकिन आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप इस तरीके से कर लें और मैं इस तरीके से कर लूं, रादर देन हम रोक टोक में पड़ें और वो एक लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट टर्न्स इनटू। अच्छा, एक तो होता है टास्क करना, बिल्कुल सही कह रहे हैं समद। अब
इसमें हम मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, वापस आएंगे तो फाइनेंशियल की बात भी करेंगे। कई लोगों के लिए, कई ख़वातीन का ये कहना होता है कि महीने के शुरू में मुझे आप ख़र्चा दे दीजिए एंड देन आई विल मैनेज द हाउस। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि थोड़े थोड़े पैसे करके देने हैं, या अगर कोई फ्रीलांसर है और आपके पेमेंट्स ही इस तरह आती हैं, तो साथ में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज देन यू कांट प्लान फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप फिर डेडलाइन टू डेडलाइन चल रहे हैं, दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, बहुत सारी मिसालें मिलती हैं हमें ऐसी, जो आखिरी मिनट तक चीज़ों को डिले करते हैं या शायद प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। इसकी एक अच्छी सी मिसाल है, जब लड़कियां नया नया खाना बनाना सीखती हैं तो रेसिपी पहले से सोच ली थी, उसकी 4 चीज़ें आ गई, लेकिन जब पकाने के लिए खड़ी हुई और रेसिपी को गौर से पढ़ा तो उसमें 3 चीज़ें, अच्छा जी इसमें तो 4 टमाटर और चाहिए, इसमें तो क्रीम का पैकेट भी चाहिए। फिर किसी भाई को या किसी चाचा जी को उस वक्त दौड़ाया जाता है कि जल्दी से ये लेके आओ। सो व्हेन यू डोंट प्लान, थिंग्स कैन रियली फॉल फ्लैट, और आपके पास एक कंटिजेंसी या बैकअप प्लान नहीं होता। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फाइनेंसेस के हवाले से। अगर आपकी पेमेंट्स या आपकी सैलरी इस तरह नहीं आती कि महीने के एक मखसूस दिन आए और आप फ्रीलांसिंग पे डिपेंड करते हैं, तो जो आपके साथ वाला है वो बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकता। एक कॉलर भी हमारे साथ है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सदरा, मैं अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अली, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब ये जो है हमारा एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि हम जो है हर काम को मतलब फाइनल मूवमेंट में लाके जो है फंसा देते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। हम जो है, मैं एक बात शेयर करना चाह रहा था कि अगर हम पहले जो है काम कर लें और बाद में आराम कर लें बनिस्बत इसके पहले आराम और बाद में काम, तो यह है कि हमारे बहुत से काम सवर सकते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि अगर यंगस्टर्स पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो वक्त पे अपना काम नहीं करते, तो साथ ही फिर जो सीनियर्स हैं वो ये कहते हुए भी नजर आते हैं अपने मतलब का सारा काम पता है, अपनी मर्जी का, अगर टिकट यानी कोई मूवी देखनी थी तो उसका टिकट पहले बुक करा लिया, अपनी मर्जी की कोई भी काम होता है, पिकनिक पे जाना है उसके पहले पैसे जोड़ लिए। जो दूसरे काम कहते हैं, जो जिम्मेदारी वाले काम होते हैं, सिर्फ उन्हीं को डिले क्यों करते हैं हम? ये देखें, ये सिर्फ यंगस्टर्स पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर तबके का आदमी जो है, अगर मतलब फर्ज है तो वो पहले जो है अपना काम पहले करता है और फिर ये कि उसे अपना काम याद रहता है और जो है दूसरों के काम वो बाद में रखता है। तो मैं समझता हूँ कि जो है हम पहले अगर मुश्किल कामों को तरजीह दे लें, यानी अपने दिन के काम जो हमारे होते हैं, जो हम मुश्किल काम पहले निपटा लें और आराम और सुकून काम बाद में कर लें, तो ये है कि बहुत से मसाइल से हम निकल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल अली। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यूसरा, ये चीज़ ना मैंने डे मैनेजमेंट में भी टिप्स के तौर पे हम देते हैं कि अगर आपने एक टू डू लिस्ट बनाई है तो जो सबसे मुश्किल काम है कोशिश करें वो सबसे पहले करें, वरना ऐसा होता है कि बाकी मीनियल काम करते करते आपकी एनर्जी ज़ाया हो जाती है और वो मुश्किल काम एज इट इज़ रह जाता है। आप सही कह रही हैं। फिर यही होता है कि मतलब आज रहने दो, कल कर लेंगे, फिर उसके बाद करो, फिर वो डे बाय डे पास होते रहते हैं और हम नहीं कर पाते उसको। सही कह रही हैं। पर आपके साथ होता है मुश्किल काम शुरू करने से पहले इंसान हिचकिचा रहा होता है ना जरा। हमारा सारा काम ही मुश्किल है, बिकॉज मेरा सारा फैशन रिलेटेड काम है या फिर कंटेंट रिलेटेड काम है। तो उसके अंदर मेन सबसे मेन चीज़ है कि आपने सबसे मुश्किल काम को पहले उठाना है, इसलिए क्योंकि जितना आप पहले उठा लेंगे आपके लिए बाद में स्ट्रेस कम रहता है। अब मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास 2 क्लाइंट्स आए, एक है कोई बहुत ही ग्लैमरस किसी मीडिया इवेंट पे किसी ने जाना है, स्टाइलिंग देम, सो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट और तुम्हारा भी दिल चाहेगा कि तुम उसमें इन्वॉल्व हो। दूसरी तरफ एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइडजिला कोई ब्राइड मौजूद है जो वैसी बेचारी परेशान है, तुम्हें भी परेशान कर देती है। मुश्किल काम तो ऑफ कोर्स ब्राइड का है और उसका भी स्पेशल डे है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उसका काम कैसे उठाने के लिए अपने आप को मोटिवेट हम लोग अपनी फिर क्योंकि इस तरह से होता है कि जितना काम है उस हिसाब से फिर हम स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं अपने काम की, because since we want to cater both the parties and they're both equally important to us, but of course for a bride her main day is the most important day of the life. उसके आगे तो दुनिया खत्म हो जाती है। They don't understand कि हमारे बैक एंड पे ऑपरेशंस पूरे हो रहे हैं, हमारे अपने भी टेक्निकल इश्यूज प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, but then we try to put all our energies to task कि भाई किसी भी तरीके से लाइक उनका काम प्रायोरिटी पे करके किया जाए। एंड whereas the मीडिया वाला इस तरह की चीज़ होती है उसको हम कहीं ना किसी तरीके से डील कर सकते हैं, बिकॉज उसके लिए हमारी प्रेपरेशन होती है। फॉर ब्राइड्स के लिए अगर लेट्स से देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स मेरे साथ 2 तो आई स्टिल रिमेंबर द क्लाइंट्स जिनमें एक के साथ ही उसकी शादी 1.5 महीने पहले होनी थी,
So it was preponed. Yeah, so basically delivery time भी technically अब पहले पीछे आ गया था. So we had to like rush our like जितना जल्दी करा सकते थे चीजें कराने की कोशिश की, पूरी nights लगती थी workers के साथ. Right. But we had to deliver because पैसे लिए हुए थे and like you said कि management so आप करते हैं commitment. और आपकी commitment होती है, your name is at stake and the other person's emotions and their big days at stake. अच्छा, अभी तक की हमारी गुफ्तगू में शायद हम समझ रहे हैं कि ये खास पर्सनालिटी होती है, इनका तो शायद मकसद हयात ही है कि चीज़ों को डिले करना, कोई इनको नैग कर ले, रिमाइंडर्स दे दे, फिर भी इन्होंने क्योंकि काम नहीं करना तो ना करें. ये एक ऐसी थॉट है जिससे हम ऑलरेडी अपने आप को बांध लेते हैं. समद आई वांट टू गेट टू दिस कि maybe some people are not inherently trying to delay things. वो subconsciously अपने आप को self sabotage कर रहे होते हैं, यानी वो एक काम को इतना बड़ा हवा बना लेते हैं या इतने बड़े perfectionist होते हैं जिसको हम psychology में कहते हैं ना paralysis by analysis. इतना analyze करते हैं किसी चीज़ को कि फिर आप कुछ करने जोगे ही नहीं रहते, कुछ काम ही नहीं कर रहे होते आप. उन लोगों को आप क्या कहेंगे? ओवर थिंकर्स बहुत सारे होते हैं. हाँ, अपने दिल पे आपने सवार कर लिया उस चीज़ को, और इतना सवार कर लिया उस चीज़ को कि फिर एग्जीक्यूशन उस चीज़ की मुश्किल हो जाती है. एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. एंड टाइम पे अगर आपने इतना सवार किया हुआ और वो चीज़ फिर सही ना हो तो फिर दिमाग में एक स्ट्रेस लेवल छोड़ेगी कि यार मैंने इस चीज़ की इतना सोचा था, इतनी प्लानिंग की थी, एंड नाउ इट्स नॉट going ahead in the manner मैंने जो do you think it's also because there's a lot of negative self talk? यानी अपने आप से जो मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने आप को बुरा ही कह रही हूँ कि मुझसे होगा ही नहीं. So एक तरफ ये भी हो सकता है कि इतना बड़ा टास्क है मेरे लिए कि मुझसे शायद ना हो exactly ये वाली चीज़, और फिर उसमें और स्ट्रेस. राइट. या अपने आप को उस फ्रेम में देखते हो कि वो समझते हो कि वी कैन डू इट बट वी जस्ट डोंट सीम टू डू इट राइट नाउ. कुछ चीजें आप देखो ना कि हमें कितनी कॉमन सेंसिकल लगती हैं कि भाई 6 महीने बाद एग्जाम आ रहा है, एग्जाम की डेट ऑलरेडी है. एक स्टूडेंट आपको ऐसा मिलेगा जो पहले कहता है यार 2 महीने पहले रिवीजन शुरू करूंगा, फिर 2 हफ्ते पहले, अच्छा नहीं मैं आखिरी हफ्ते ना एक दिन हर सब्जेक्ट करके मैं कर ही लूंगा, और कुछ भी नहीं हो पाता. और बहुत से लोगों से हो भी जाता है, बहुत सारे लोगों से हो भी जाता है. अच्छा, एक और चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे. व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए तो कहा जाता था मैनेजमेंट के स्टाइल्स हैं. कुछ लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव करते हैं कि उनके सामने आप गोल या हदफ रख दें और वो उसको पा लेते हैं. दूसरे लोग होते हैं जिनको वो एड्रेनलिन रश जो है ना लास्ट मिनट का, वो अच्छा लगता है. दे आर कॉल्ड मैनेजर्स बाय क्राइसिस, यानी वो पहले कोई बवाल खड़ा हो और उसके बाद उनका हीरो बनने को दिल चाहता है, यार देखो 24 घंटे रह गए थे लेकिन मैंने कर दिया, तुम्हारे भाई ने कर दिया ये काम. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सिद्रा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. आया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. तमाम मेहमानों को सलाम हो. और आपने जो आखिर में बात की ना मैनेजर क्राइसिस वाला मैनेजर, आई लाइक दैट, है ना? आपने मेरी पिक्चर खींच दी है पूरी. अच्छा, वो आखिरी वक्त पे रॉबिन हुड की तरह आके या शाहरुख खान की तरह आके उस दिन का सेवियर बनने में जो मजा है ना लोगों को, बहुत मजा है. और मैं तो हमेशा यही करता हूँ, लेकिन मैंने रियलाइज की ये सही बात है नहीं वैसे. क्योंकि पता है क्या कि आप जैसे मेरे यूटिलिटी बिल्स रह जाते हैं और मैं कहता हूँ भर दूंगा, आज से कल पे टाल देते हैं, होता नहीं. फिर ये बहुत बुरी बात होती है. मैं सफर अल्लाह, मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है. तो मैं सबसे ये कहूंगा, देखिए टाइम पे काम करें. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. और आजकल के दौर में इफ यू डोंट फील, कहते हैं ना बाहर के मुल्क में टाइम इज मनी, तो टाइम इज मनी. इफ यू आर वेस्टिंग द टाइम देन यू आर वेस्टिंग योरसेल्फ. ये मैंने सीखी है. एब्सोल्युटली राइट. अपने काम को और खास तौर पे अपने वक्त को अपना सबसे कीमती असासा समझें. जी बिल्कुल सही बात है. सीधा आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. जी पूछिए. वो मैं आपके मेहमानों से पूछना चाहता हूँ. देखें बात ये कि आजकल हम लोग के यहाँ खास में अगर हम अपने माशरे की बात करते हैं तो हमारे यहाँ टाइम का कोई एहसास नहीं होता. आप किसी को टाइम देते हैं वो टाइम पे आता नहीं है, या आप कोई काम अरेंज करते हैं तो आपकी सारी वो आउट हो जाता है. और स्पेशली बच्चे हमारे इसमें शामिल हाल हैं. तो क्योंकि अब होता है कि जैसे मैं अपने बच्चों से कोई काम कहता हूँ तो टाइम पे नहीं करते, अल्टीमेटली आई हैव टू डू इट. तो ये ऐसा करना सही है या गलत है? अच्छा, बल्कि इसकी एक मैनिफेस्टेशन ये भी देखे आया कि जो लोग बाहर से पढ़ाई करते हैं या बाहर यानी बैरून मुल्क काम कर रहे होते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं और उनको इसी तरह की मिस कमिटमेंट्स मिलती हैं या लोग टाइम पे नहीं आ रहे या लोग उनका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उनको हम बार बार यही कहते हैं ना कि ये बेचारा पाकिस्तान में सेट नहीं हो पा रहा. तो ये भी मेरे ख्याल में इसका एक अलमिया है. बट थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन. लेट मी टेक दिस टू माय पैनल. थैंक यू फॉर कॉलिंग. आप लोग क्या कहते हैं कि ये सही है, गलत है? बच्चे अपनी रफ्तार से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियां उन तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने की लगन में लगे हुए होते हैं. इस तरह कौन सही है, कौन गलत है? आई थिंक इसमें दोनों मतलब अपनी अपनी जगह ठीक है. पेरेंट्स कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाएं. बच्चे अपनी रफ्तार के हिसाब से चलते हैं. हर बच्चे की एक वो नहीं होती
पेरेंट्स को होता है कि मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मतलब बहुत जज्बाती हो जाते हैं कि मतलब बस तुम कर लो, बच्चा टाइम लगता है, बच्चे को टाइम लगता है चीजें पिक करने में। जो एक्सपेक्टेशंस हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी इम्पैक्ट इज इट हैविंग? यानी अगर आपको कॉन्स्टेंटली एक पेरेंट कह रहा है कि ये करो ये करो ये करो समझ, तो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है या टीनेजर कैसे रिएक्ट करता है? तो हम ये देखते हैं पेरेंट और चाइल्ड में कि आपकी एक कंफर्ट जोन होती है। अगर पेरेंट्स एक ही अपनी रूटीन में लगे हुए हैं, नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम टू द चिल्ड्रन या उनकी एजुकेशन पे, तो फिर वो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी बात सही तरीके से नहीं लेगा, रिबेलियस वे में लेगा। यानी आप जैसे देखो ना कि एडल्ट्स काफ़ी हद तक अपने रूटीन में रोबोटिक हो चुके होते हैं। बिल्कुल हो जाता है। सुबह उठते हैं बच्चों को in Pakistan is a testimony of solidarity with Afghan refugees and their hosting communities. I commend the Secretary General and High Commissioner, Mr. Grandi, for their leadership in advocating and building conducive environments for the refugees worldwide. Excellencies, over the last 4 decades, nearly 3 generations of Afghan refugees sought shelter in Pakistan, fleeing from violence and war in their homeland. At its peak, Pakistan hosted 5 million refugees. Even today, we continue to host 3 million registered and unregistered Afghan refugees, which remains second largest protracted refugee crisis in the world. Pakistan's cooperation to deal with this crisis is guided by the basic principles of Islamic values to provide shelter and hospitality to the refugee on compassionate grounds. The Pak-Afghan relationship, which is also anchored in shared history, common faith, and cultural affinity, has provided an impetus to host millions of Afghan refugees in my country. Excellencies, the first global refugee forum, where Prime Minister Imran Khan, along with the UN Secretary General, gathered in Geneva in December 2019, resulted in a large number of commitments and pledges for refugees. A significant step was taken to launch support platform for solutions strategy for Afghan refugees. The support platform was jointly launched by Pakistan, Iran, Afghanistan, and the UNHCR. Among other things, the support platform aims to promote and support refugee return, provides assistance to host countries and communities, and enhance capacity for sustainable reintegration in Afghanistan. Excellencies, every Afghan refugee is hoping that this conference would seize the opportunity provided by a rare confluence of forces where expectations for peace in Afghanistan have not only arisen but are also rising every day. They are looking at this conference with great hopes and expectations. They are aiming for increased enrollment places in schools, colleges, and universities. They are also expecting that together you will give an unprecedented support to the peace process. Afghan refugees are now expecting that with hope for peace, you will help them rebuild their country. They want to know if you will equip them with the required skills and resources. Their aspirations are genuine and must be met with equal opportunities. Today, I'm asking you to join hands with Pakistan to provide for their basic needs and enable them to live a dignified life. Excellencies, no state can handle the magnitude of this crisis alone. International cooperation is required more than ever before. It is imperative that you revalidate the principles of sharing responsibility and burden. For Pakistan, the caring of refugees is shaped by the human values of our people, the values of generosity, compassion,
and hospitality. Despite constraints, Pakistan has provided protection, offered opportunities for education, health, livelihoods, and social mobility to millions of Afghan refugees. As much as Pakistan can, we have provided vocational training and skilled-based programs as part of efforts to help build human capital for a prosperous Afghan nation. We're also taking measures such as allowing opening of bank accounts to facilitate their participation in our formal economy so that they live a life of self-reliance. We have registered nearly 1 million undocumented and virtually stateless Afghans in Pakistan. This identity entitles them to return to Afghanistan, obtain legal travel documents, benefit from generous visa policy of Pakistan, and contribute to the development of their country of origin as well as destination. We're also pursuing a policy of return of Afghan refugees with dignity, safety, and honor. Excellencies, Pakistan prefers adoption of a strategic approach, one that prevents the conflicts from eruption and one that seeks to resolve long-standing disputes. Peace and stability in Afghanistan is indispensable. Pakistan would continue to facilitate the Afghan-led, Afghan-owned peace and reconciliation process. Excellencies, today I would like to avail this opportunity to place before you 7-point agenda to convert the support platform for solution strategy for Afghan refugees into an implementation action plan. This is all the major important when peace and reconciliation efforts are making headways. 1. Extend support to Afghan peace forces as an enabler of settling Afghan refugees and to help ease the global refugee burden. 2. Renew your commitments and pledges to bring the gap between the requirements of Afghan refugees and host communities created due to insufficient resources for their protection and well-being. 3. Reinforce existing partnerships, forge new ones, and encourage additional states, international organizations, and other stakeholders to come forward to fulfill this collective responsibility toward Afghan refugees and host communities. 4. Extend and enhance resettlement opportunities for Afghan refugees in third countries. 5. Establish complementary pathways for Afghan refugees in the form of additional scholarships, employable skills, trainings, and jobs opportunities by supporting services infrastructure of the host communities. 6. Enhance assistance for living conditions in high return areas in Afghanistan. 7. Create an international fund to help return of the Afghan refugees and to de-risk the private sector for investing and building human capital for Afghan refugees and creating economic opportunities for them in host communities. Excellency, finally, I take this opportunity to reaffirm that the government and people of Pakistan will continue to support their Afghan brothers and sisters who have chosen to stay in our country as a place of safety and refuge. We will also work with the international community on developing a gradual, time-bound, and well-resourced and mutually agreed roadmap on refugee return. This should be a vital component of peace deal for stability and sustainable prosperity in Afghanistan. I thank you.
अफगानिस्तान में अमन निहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में अमन का बड़ा ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान अमन के क़याम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। अफगान महाजरीन की मदद के लिए दुनिया को आगे आना होगा। अफगान महाजरीन के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इजरा किया जा रहा है। ऐसा कहना था वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का, जो कि अफगान महाजरीन आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदर गिरामी जनाब नवाब इमरान खान सदर आज़म जमहूरी इस्लामी पाकिस्तान, जनाब नवाब जनाब गुतरेश सरमुंशी साज़मान मिलल मुत्तहिद, जनाब गरंदी कमिश्नर आली मिलल मुत्तहिद दर उमूर पनाहिंदगान, डॉक्टर साहब खैलजाद नुमाइंदे खास। अफगान महाजरीन आलमी कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे।